face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। हमें पता है क्लास 12th अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर ही पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक क्लास। हम इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि आने वाली क्लासेस में आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल क्लास। सो इफ़ वी स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, तो हमें पता है कि हमने +1 में बहुत तरह के बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे। हमें पता है हमारे पास बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लाइक सोल ट्रेड हो गया, राइट। उसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप था, कंपनी अकाउंट था, ठीक है। तो अब ये हमें ये पढ़ना है कि पार्टनरशिप आया क्यों, क्या रीज़न था इसके आने का। हमें पता है जो सोल ट्रेड था, इसमें क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है जो कि सारी कैपिटल लगाता है, सारा रिस्क सिंगल पर्सन का होता है, सारी मैनेजमेंट इस पर्सन को करनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हमें पता है मैनेजमेंट एक चीज़ की नहीं होती, मल्टी डायमेंशनल होती है। तो एक पर्सन हर चीज़ को, फाइनेंस को, प्रोडक्शन को, सेल्स को कैसे हैंडल करेगा। तो इन सब लिमिटेशंस के कारण, और सबसे बड़ी बात रिसोर्सेज, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी कम होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसकी बहुत सारी क्या थी, लिमिटेशंस थी। इन लिमिटेशंस को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास क्या आया, एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आया जो हमें आज पढ़ना है, दैट इज़ पार्टनरशिप फॉर्म। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें यही लिखा है दैट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड कंसर्न में एक सिंगल मैन होता है जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, रिस्क को कवर करता है एंड सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। लेकिन एक मैन की कैपिटल, स्किल, कंट्रोलिंग, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो जो बिजनेस है वो भी लिमिटेड रह जाता है। सो पार्टनरशिप में हम क्या करेंगे, 2 and more than 2 persons, ठीक है जी, 2 and more than 2 persons क्या करेंगे, कंबाइन होंगे और एग्रीमेंट करेंगे एक पार्टनरशिप फर्म बनाने का। अब इसमें करना क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे। जितने भी रिस्क हैं वो खुद सारे उठाएंगे। अब रिस्क सबका हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ किस में आती है, पार्टनरशिप में। सो अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप एक्ट की, क्योंकि ये बात ध्यान रखना कि पार्टनरशिप किसके अंडर वर्क करता है। सोल ट्रेड के लिए कोई भी एक्ट नहीं था, सोल ट्रेड के लिए कोई भी स्पेसिफिक एक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप के लिए स्पेसिफिक एक्ट है, दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ध्यान में रखना बच्चे, कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, कहता है पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये तो हमने देख ही लिया, क्या कर रहे हैं वो, प्रॉफिट्स को शेयर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मतलब प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होगा तो वो क्या करेंगे, एट द एंड शेयर्स करेंगे किसको, प्रॉफिट्स को ऑफ अ बिजनेस। उसके बाद ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है कि या तो जितने भी पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल लगा लो ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, या तो ये तीनों ही बिजनेस चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर A और B का अपना कोई स्पेसिफिक काम है तो ये C को भी जो है दे सकते हैं ड्यूटी कि आप बिजनेस चलाओ हमारे बिहाफ पे। सो ये आ गया ना, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो ये सब चला सकते हैं या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक पर्सन उनके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना, क्या कि जो भी पर्सन, अगर ये C कोई भी एक्टिविटी कर रहा है और इसके लिए A और B भी बाउंड होंगे। बाउंड इन द सेंस कि अगर फर्म पे कोई केस हो जाता है कल को, तो अकेले C का डिसीजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप किसकी है, सबकी है। तो तीनों पर केस होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको शेयर करते हैं। और अगर हम आगे चलें तो अब हमें पढ़ना है नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेचर की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नेचर है, लीगल व्यू पॉइंट से अलग है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो ये चीज़ बहुत काम आने वाली है आपकी। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हम नॉर्मली यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं कि लीगल व्यू पॉइंट से अगर हम बात करें, दैट पार्टनरशिप एंड फर्म, जो हमारी पार्टनरशिप और बिजनेस है, ठीक है, दे आर डिफरेंट पर्सनस। ओ शिट, नो, दे आर सेम एंटिटी। सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया, दे आर नॉट डिफरेंट, डिफरेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, दे आर सेम एंटिटी। इट मीन्स कि अगर कल को पार्टनर्स पे केस होता है तो वो फर्म पे केस है। इसी के कारण इनका एक फीचर निकल के आता है, क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों है कि कल को अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उस फर्म के जो लॉस है उसको क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि लीगल व्यू पॉइंट से हमने एक चीज़ पढ़ी थी
+1 में आपने मे भी पढ़ा होगा, बिजनेस में जब हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, कंपनी में ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कंपनी और जो उसके ऑनर्स होते हैं दे आर सेपरेट लीगल एंटिटी। हाँ, इनका हमने पढ़ा था कि कंपनी और जो उसके ऑनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। बट क्यों, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको मैगी कंपनी का केस बताऊं, हमें पता है सबने, हमने वो टाइम देखा है जब मैगी कंपनी को केस हुआ था, उसमें लेड की मात्रा ज़्यादा थी। सो क्या हुआ था कि मैगी बैन हो गई थी। क्या आपने ये सुना कि उसके ऑनर्स को जेल हुई, उसके ऑनर्स को फांसी चढ़ा दिया गया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ऑनर्स कौन होते हैं हमें पता है, ऑनर्स होते हैं शेयर होल्डर। अब मैं यहाँ बैठे एक किसी कंपनी का शेयर खरीद लेती हूँ तो मुझे नहीं पता कि उस कंपनी में क्या चल रहा है, ऑनर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई जो केस होता है वो कंपनी पे होता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने नेम पे एसेट को सेल परचेज कर सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि बिजनेस में, सॉरी पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या होता है, दे आर सेम, कि अगर केस हमारा मतलब ये लगा लो, अगर केस होगा फर्म पे तो पार्टनर्स पे होगा, पार्टनर्स पे होगा तो फर्म पे होगा, दे आर सेम, ठीक है। डिफरेंट लीगल एंटिटी नहीं है, फर्म अपने नाम पे एसेट लाइबिलिटीज़ परचेज नहीं कर सकती। लेकिन अगर यही बात मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की करूँ तो दे आर डिफरेंट। हाउ, मैं अभी आपको बताती हूँ एक एग्जांपल देके डिफरेंट कैसे हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने +1 में भी पढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जो ओनर कैपिटल लगाएगा उस पर उसको क्या मिलेगा, कुछ % ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, इसको हम इनकम ऐसे लिख लेते हैं। तो ये पार्टनर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पार्टनर के लिए इनकम है, अगर ये पार्टनर के लिए इनकम है तो फर्म के लिए क्या है बताइए। अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो पार्टनर के लिए तो इनकम है जी, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए वो एक्सपेंस है कि नहीं है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। सो अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, जो चीज़ फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के कैपिटल को कम करेगा। क्यों, हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल से बैलेंस शीट में माइनस होता था, हम माइनस कर लेते हैं उनकी कैपिटल से, लेकिन फर्म को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। सो अगर मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, दे बोथ आर डिफरेंट, राइट। और अगर मैं लीगल व्यू पॉइंट की बात करूँ, दे बोथ आर सेम। तो इस बात का ध्यान रखना मुझे, ठीक है जी। सो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ईजी है, हमने जितना अभी तक मीनिंग किया उसी से आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखो सबसे पहला है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, पार्टनर्स का मतलब ही क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर ही पार्टनरशिप करेंगे। अब मैं कहूँ एक सिंगल पर्सन ए वो खुद से ही पार्टनरशिप कर रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर आपस में क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, ओके। देन आता है एग्रीमेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहीं पे ध्यान से समझ लेना, ये काम आएगा। देखो एग्रीमेंट क्या है, कहता है एग्रीमेंट जो है 2 तरह का हो सकता है, दैट इज़ ओरल एंड रिटन। यार ये इसको पता नहीं क्या हो रहा है, वेट फॉर वाइल, ऐसा तो क्यों नहीं चल रहा। ये तो 2 तरह का हमने पढ़ा, ओरल और रिटन, राइट। एग्रीमेंट जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो ये नहीं कहती कि एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए या रिटन होना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, क्योंकि मैंने बताया इसकी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। अच्छा एक और बात सुनो, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है, हम रजिस्टर करवा सकते हैं, वो हमारे लिए ऑप्शनल है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं है तो इट मीन्स कि उसका जो रिटन एग्रीमेंट है जो हम साइन करके वो स्टैम्प पेपर पे करते हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स मिलकर आपस में ये डील कर लेते हैं कि हम इतने इतने पैसे लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट को इक्वली बांट लेंगे, तो वो क्या होगा, एक ओरल एग्रीमेंट हो गया बेटा, ठीक है। लेकिन एक होता है रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट क्या होगा, जब हाँ पर्टिकुलर ABCD पर्सन्स मिलकर आपस में पार्टनरशिप करेंगे और उनकी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एक स्टैम्प पेपर पे लिख के उसको हम साइन करके रजिस्टर करवा देंगे, तो वो किस में आ जाएगा, रिटर्न। उसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। वो आगे भी टॉपिक आएगा, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, ठीक है जी। सो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न, लेकिन हाँ कहते हैं बेटर है ये रिटर्न वाला। इसका रीज़न क्या है, कल को डिस्प्यूट्स नहीं होंगे,
ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम रिटर्न में काम करेंगे, अगर हमारे पास ऑलरेडी साइंड डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तो हमें डिस्प्यूट्स की नीड नहीं पड़ेगी, राइट। अगर डिस्प्यूट होता भी है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं कह करके देखो ये लिखा है, हमने पहले इस बात पे एग्री किया और आपने इस पे साइन किया था, राइट। तो वो चीज़ पॉसिबल है किसमें, एग्रीमेंट में। नेक्स्ट आते हैं हम, ये बहुत सिंपल है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये तो बहुत ईजी है। कहता अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप किस चीज़ की करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो बिजनेस का होना ज़रूरी है, और बिजनेस वही होता है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है। अगर वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है, सोशल वेलफेयर के लिए है, तो हम उसको बिजनेस का आपने शायद एक करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा होगा +1 बिजनेस में, राइट। तो वो यही था कि प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी है, तभी वो किस में माना जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में माना जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, 4th पॉइंट, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बहुत ईजी है, क्योंकि पार्टनरशिप है। अगर 4% पैसा लगा रहे हैं तो कल को 4 ही क्या मांगेंगे, प्रॉफिट मांगेंगे। ये तो है नहीं, पर पैसा हमने ज़्यादा लोगों से लगवा लिया, पैसा प्रॉफिट शेयर किया ही नहीं, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, चाहे वो यहाँ पे लॉस भी हो, लेकिन हम बेसिकली फीचर में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट पढ़ते हैं, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, एट द एंड वो क्या करेंगे, सब मतलब इक्वली, या फिर जो भी एग्रीड रेशो है जो ये एग्रीमेंट में लिखी हुई थी, राइट, उससे हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ओके, मूविंग नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखना। क्या है ये, कहता जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स का वो क्या है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, ABCD आर पार्टनर्स, ABC ले लेते हैं हम, 3 पार्टनर ले लेते हैं, ABC आर पार्टनर्स, राइट। अगर ABC पार्टनर्स हैं तो A फाइनेंस में बहुत अच्छा है, तो जब भी कोई फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन होगा A लेगा और B और C को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सो इस टाइम पे A ने क्या वर्क किया एज प्रिंसिपल और B और C ने क्या वर्क किया एज एजेंट। अब नेक्स्ट डिसीजन में लगा लो, C मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, तो मार्केटिंग के सारे डिसीजंस ये लेता है, ठीक है, लेकिन हाँ कंसल्ट करके, ये बात ध्यान रखना। तो इस टाइम पे C क्या है, प्रिंसिपल, A और B क्या है, एजेंट। ऐसे ही अगर B किसी में अच्छा है या फिर B की कोई बात माननी पड़ेगी, तो ये बात ध्यान में रखना कि किसी टाइम पे हम एज अ प्रिंसिपल वर्क करते हैं जहाँ पे हम ऑर्डर भी करेंगे बाकियों को, और किसी टाइम पे हम एज अ एजेंट वर्क करेंगे जहाँ पे हम ऑर्डर रिसीव करेंगे और उनके अकॉर्डिंग वर्क भी करेंगे। सो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ पार्टनर्स की, दोनों हैं, प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस। ये मैंने करवाई दिया था मीनिंग के टाइम पे, ये बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर काम करेंगे, सारे दुकान पे जा रहे हैं जी, मज़े से बिजनेस कर रहे हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता। अगर 3 पार्टनर हैं तो तीनों दुकान पे जाके बैठ सकते हैं, बिजनेस में जाके बैठ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। ये नहीं है कि 2 मिलके एक को रोकेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। या फिर नेक्स्ट क्या है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि उनमें से कोई एक भी क्या है, बाकियों के बिहाफ पे काम कर सकता है। लाइक अगर मैंने तुम्हें बताया था ABC पार्टनर है, AB का ऑलरेडी अपना कोई काम है, तो C को वो क्या करेंगे, सारा बिजनेस का डिसीजन लेने के लिए अलाउड कर देंगे। लेकिन हाँ, जो C डिसीजन लेगा उससे A और B भी क्या होंगे, बाउंड होंगे, क्योंकि अलाउड तो इन्होंने किया था ना, तो वो चीज़ आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये मैंने तुम्हें पीछे नेचर में बता दिया था, क्या कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती बिजनेस की, पार्टनरशिप फर्म की। इसी की वजह से एक और यहाँ पे आ जाता है, 8th लिख सकते हो वैसे, इसी में आ जाएगा ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है। कैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्यों, क्योंकि सेपरेट एग्जिस्टेंस तो है नहीं, सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटी क्या हो गई हमारी, अनलिमिटेड। कि कल को अगर हमें लॉस होता है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल जो उसकी प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, वो सेल करके भी कवर करना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा बच्चे ध्यान रखना। नेक्स्ट पे हम आते हैं, दैट इज़ राइट्स ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही ईजी है ये, अब आपको ये बहुत ईजीली समझ आ जाएगा अगर आप पीछे आप बिल्कुल अच्छे से बेसिकली समझ के आ रहे हो तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर की अगर मैं बात करूं, अगर हम पार्टनरशिप फर्म में हैं तो मुझे एक बात बताओ, क्या हर पार्टनर का राइट नहीं है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेगा विद अदर पार्टनर इन द एग्रीड रेशियो। ईजी है ना, कि जो एग्रीड रेशियो मतलब जो हमने एग्री किया हुआ है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है ना, जो हमने बात की थी, तो उस रेशियो में हम क्या करेंगे, जो भी फ्यूचर प्रॉफिट लॉस होंगे उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, राइट। सेकंड बात की बात करूँ अगर मैं सेकंड पॉइंट की, तो हर पार्टनर का राइट है क्या, कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस मतलब बिजनेस चलाने में टेक पार्ट, मतलब पार्ट ले सकता है। मैंने अभी बताया कि ABC तीनों पार्ट ले सकते हैं, ये नहीं है कि B और C मिलके A को रोक दे, भी तू दुकान पे मत आ या तो बिजनेस में मत आ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में ले सकता है, ठीक है जी। थर्ड पे आते हैं, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे
वो लेते टाइम हर पार्टनर से कंसल्ट किया जाएगा कि आप एग्री हो, ठीक है। हर पार्टनर का राइट है कि उससे पूछा जाए, मिलके ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि पार्टनर्स वर्ड से पता लग रहा है कि म्यूचुअली कंसल्टेड होना चाहिए, राइट। फोर्थ, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे बनेंगे, ठीक है, वो आगे सिखाएंगे अकाउंट्स कैसे बनते हैं, पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन हम इसका करने वाले हैं। तो जो हमने +1 में पढ़ा उसमें कुछ एडिशन होने वाला है, राइट। तो वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, हर पार्टनर उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, जब भी वो चाहे उसको चेकआउट कर सकता है और उसकी कॉपी भी मांग सकता है, ठीक है जी। 5th पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे एक और चीज़ सुन लो, माइनर एज अ पार्टनर एक पॉइंट आता है, कहीं कहीं आता है, किसी किसी बुक में। यार क्यों नहीं लिखता भाई साहब, ओ भी डाल दे प्लीज़। चलो तुम्हें समझ आ ही जाएगा, ठीक है। तो माइनर एज अ पार्टनर भी सुन लो यहाँ पे। माइनर एज अ पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो माइनर एग्रीमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। ये बात शायद तुम्हें पता हो कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो देखा जाए तो वो पार्टनर भी नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनर एक पार्टनर बन सकता है, माइनर कैन बी अ पार्टनर, ठीक है। लेकिन उससे एक बात याद रखना, क्या कहता, माइनर पार्टनर बन सकता है और लेकिन उससे हमें नुकसान है, पता क्यों, बाकी मेजर पार्टनर्स को। उसका रीज़न क्या है, कहता वो सिर्फ प्रॉफिट्स में पार्टनर बन सकता है। किसमें? ओनली प्रॉफिट्स। वैसे इसको ओ से कोई दिक्कत है क्या? इसने ना, चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ शायद आ जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो माइनर जो पार्टनर बनेगा ओनली प्रॉफिट्स में पार्टनर बनेगा, ये बात ध्यान रखना। क्यों? देखो वो 18 नहीं है, अभी मेजर में नहीं आया, तो उसका एग्रीमेंट जो भी साइन होगा तो कल को वो हम पे केस कर सकता है, हम उस पर केस नहीं कर सकते। ये बात समझ आई? तो जो माइनर है वो सिर्फ प्रॉफिट्स में ही क्या होगा, पार्टनर होगा, लॉस में नहीं हो सकता। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, कहाँ थे हम लोग, ये इंस्पेक्ट वाले की, तो ये क्यों है, कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी ले सकता है, इंस्पेक्ट भी कर सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ट्रेड सीक्रेट्स, जो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, यार इसको कोई दिक्कत है पक्का, जो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं बिजनेस के, वो उसमें को हम वो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो माइनर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब कुछ, मतलब जो एज अ मेजर पार्टनर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बस क्या छोड़ के, ट्रेड सीक्रेट्स को छोड़ के, ठीक है जी। ये बात ध्यान रखना। आगे क्या आता है, 5th पॉइंट पे थे हम लोग, राइट। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा। क्या कहता है, कहता है जब भी कोई न्यू पार्टनर ऐड होगा, जब भी हमारी पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर की एडमिशन होगी, तो हर पार्टनर को कंसल्ट किया जाएगा। अगर ऑलरेडी 3 पार्टनर हैं, लाइक ए, बी, सी और डी कहते हैं न्यू लेके आना है, बी और सी एग्री हैं कि हम डी को एज ए न्यू पार्टनर हमारी फर्म में ले आते हैं, ए एग्री नहीं है, तो भी हाँ, इसने क्या कर दिया, डिसअलो, तो भी ये डी जो है हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? हर पार्टनर के मतलब लगा लो परमिशन होनी ज़रूरी है। तो हर पार्टनर का राइट है कि वो डिसअलो कर सकता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब ये डिसअलो क्यों कर रहा है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं ना बेटा, उनके प्रॉफिट कम हो जाएंगे कल को, क्योंकि वो न्यू पार्टनर के लिए क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ये बात तो समझते हो ना, कि पहले अगर ABC लगा लो पार्टनर्स थे और हमारा 60,000 का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 20 तीनों को मिल रहा था। अब डी आ जाएगा, डी के आने से इनका प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा, अब इसी 60 में से डी को भी देना है। बात समझ आई? मतलब ये कह सकते हो कि हाँ कल को प्रॉफिट बढ़ेगा, ये है वो है, वो एक डिफरेंट केस है, जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हर पार्टनर का राइट है कि वो डिसअलो कर सकते हैं क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज 6th। कहता हर पार्टनर जो है जॉइंट ओनर होता है, किसका, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का। कि अगर हमने पार्टनरशिप के नाम पे उसके प्रॉफिट से कोई भी प्रॉपर्टी ली है, तो हर पार्टनर उसका क्या होगा, जॉइंट ओनर होगा। कोई सिंगल पार्टनर अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, ओके। नेक्स्ट, अगर एक पार्टनर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एक पार्टनर लोन देता है फर्म को, तो उसको जो है इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा एग्रीड रेट पे, कि जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उस रेट पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डीड में नहीं लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड, अगर एग्री नहीं है तो उसको, एक सेकेंड को, तो उसको 6% पर एनम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बताती हूँ, कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है
ये देना ही देना है। अगर डीड में लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग दे दो, नहीं लिखा तो ये रेट याद कर लो 6% पर एनम के हिसाब से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। पर एनम का मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा उसको भी कंसीडर करेंगे। अगर उसने लाइक 3 मंथ्स के लिए दिया तो हम 6% इंटू 3/12 करके क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेंगे। ठीक है जी, ये हो जाएगा। ठीक है, डन, ये याद कर लिया 6%। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कहता अगर कोई पार्टनर ने एक्सपेंस किया या कोई पेमेंट की फर्म के बिहाफ पे पर्सनली, तो उसको इंडेमनीफाई मतलब उसको वो पेमेंट वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर हम पार्टनर थे, आप कहीं गए पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करने और वहाँ आपका कोई पर्सनल खर्चा हो गया, तो आप आके फर्म से वो पैसा ले लोगे वापस, इंडेमनीफाई कर लोगे, राइट। तो वो चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट है, हर पार्टनर का राइट है कि वो रिटायर हो सकता है फर्म से आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर, ये क्या हो गया, नोटिस। ठीक है, तो एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद, जो भी एग्रीमेंट में है 1 मंथ 2 मंथ जो भी उन्होंने एग्री किया हुआ है, वो नोटिस देने के बाद हम क्या हो सकते हैं, रिटायर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आया यहाँ तक। मैं ये बेस बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत काम आती हैं चीज़ें। पहला क्वेश्चन ये 6% एंड ऑल से रिलेटेड है, ठीक है, आपके बुक में, तो थोड़ा ध्यान से बेस क्लियर कर लोगे तो आपके लिए ही ईजी होगा। चलो, वैसे ही इसका जो, तो आपको एक बात बता दूँ, जो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, इसका कोई अकाउंट्स प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिकल में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको थ्योरी बेस में थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज़ में या 3 मार्क्स में, राइट। इसका कोई एक्ट उक्ट पूछ लिया एंड ऑल, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये हमने उसमें ही पढ़ा था, +1 में भी पढ़ा है। सो अगर मैं बात करूँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, अभी तक जो हमने पार्टनरशिप पढ़ी सबकी लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी रिकॉर्डिंग चल भी रही है, वो चल रही है, गुड। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसकी जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्या, हमारी पार्टनरशिप जो हम पढ़ रहे हैं, प्लस हमारी प्राइवेट कंपनी। भाई इसको फिर से कोई दिक्कत हो गई, चल वो ही नहीं डालता ये, चल ठीक है, हमारी पार्टनरशिप प्लस प्राइवेट कंपनी को मिला के एक नई फॉर्म बना दी, क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो जी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंडिया में कब आया, कहता जब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया 2008 में, उसी के साथ एक नया फॉर्म आया। क्या, ये जो एक्ट है, अब ये याद रखना कि हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये इस एलएलपी पे अप्लाई नहीं होता। क्यों, एलएलपी का अपना नया एक्ट बना, कौन सा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है जी, यही एक्ट जो है सारे लॉ बताता है, कैसे फॉर्म होगा, कैसे रेगुलेट होगी ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं एलएलपी की बात करूँ, ज़्यादा गंदा हो जाता है, मज़ा नहीं आता। चलो, अगर मैं एलएलपी की बात करूँ, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कुछ याद आया, कंपनीज, सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होगी, जो रजिस्टर्ड होगी। अब पार्टनरशिप को तो रजिस्टर करवाना कंपलसरी नहीं था, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। तो इसीलिए ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको रजिस्टर करवा लेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एक लीगल एंटिटी है, मैं तुम्हें बता ही दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम दैट विल पार्टनर। तो इसीलिए, क्योंकि इसकी लीगल एंटिटी अलग है, तो इसीलिए जो इसके ओनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो गई, लिमिटेड। इजी। और एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन, ये हमने पढ़ा था। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी मस्ट गो ऑन। याद आया, वो चीज़ है ये कि मेंबर्स के आने से या मेंबर्स के जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती रहेगी। ठीक है, लास्ट वन इज एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, वही सेम आ गया, शेल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स, लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी। किसी के आने से किसी के जाने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। चलो जी, आगे आते हैं। इजी है, वैसे कर लूँगी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है बताओ। अब मुझे बताओ, इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, पहली बात तो कंपलसरी होती है, ये ध्यान में रखना। इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल होती है। करवाओगे तो तुम्हें बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, ये पढ़ा था तुमने पिछली क्लास में, कि हम जो है केसेस कर सकते हैं आउटसाइडर पर, पार्टनर्स पर, फर्म पर एंड ऑल, राइट। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ऑप्शनल है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसका एक्ट कौन सा है, इसको कौन से एक्ट के अंडर करवाएंगे,
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वही कंपनी वाला आ गया ना, और ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के अंडर होगा। इसकी जो लाइबिलिटी है, अरे बेसिकली बना इसके लिए था ये लिमिटेड, और इसकी क्या है, अनलिमिटेड। सेपरेट एंटिटी बिल्कुल है, इसकी नहीं है। मिनिमम पार्टनर्स तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप है दोनों, तो 2 पार्टनर्स होने ज़रूरी हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम पार्टनर्स की बात करूँ, ये नॉन लिमिट है। ये पहले जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग था वो 50 कहता था, लेकिन अब ये 100 पे आ गया। कन्वर्जन की बात करूँ तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे तो फुलफिल कर रही है कंपनी वाले फीचर्स, राइट। सिर्फ एक वही तो है कि पार्टनरशिप है, नाम की पार्टनरशिप है ना ये, ठीक है ना, तो वो चीज़, लेकिन ये ईजिली कन्वर्ट नहीं हो सकती। कॉम्प्लियंस, इसको एनुअल रिटर्न, वैसे तुम्हारे काम का नहीं है, पढ़ लो, अच्छी बात है। एनुअल जो रिटर्न्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को दिखानी पड़ेंगी, सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इसको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इजी, डन, कर लोगे। चलो लास्ट टॉपिक पे आते हैं आज के, दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड तो हमने वैसे पीछे भी पढ़ लिया। होता क्या है, जब कोई एग्रीमेंट रिटर्न में हो, मैं तुम्हें बता दिया, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न में। रिटर्न एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड कहेंगे, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी, एग्रीमेंट ड्यूली साइंड होगा, रजिस्टर्ड होगा इस एक्ट के अंडर, उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड। अच्छा एक और बात, इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं भाई साहब, ये कंफ्यूज मत होना। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप आ गया तो पार्टनरशिप डीड की बात कर रहा है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आ गया तो वो जो कंपनी के हमारे होते हैं ना, MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस, 3 मेन डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे हमने, वो उसमें आएगा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, एसोसिएशन आ जाए तो वो कंपनी से रिलेटेड है, पार्टनरशिप आ जाए तो तुम्हें माइंड में क्या आना चाहिए, पार्टनरशिप डीड आनी चाहिए साथ के साथ। बहुत इजी है। अच्छा इसके मैंने पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखे, तुमने पढ़ा, और बहुत इजी है। पार्टनरशिप डीड में हम क्या लिखेंगे, बेसिकली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे। नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर। अच्छा किसने क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, किसने क्या सैलरी लेनी है, कमीशन मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब वो सब जो हमने अपने लाइक कंडीशंस रखनी है पार्टनरशिप में, वो सारी हम किसके अंदर रखते हैं, पार्टनरशिप डीड के अंदर रखते हैं। अच्छा इसमें वो जो लास्ट में डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला पॉइंट है, उसको आर्बिट्री क्लोज भी कहते हैं, आर्बिट्रेशन वाला, है ना, तो वो भी इसी में आ जाता है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कल को तो वो कैसे सेटल होगा, ठीक है, तो वो चीज़ भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड की, तो इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो सबसे पहले राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज सब राइट डाउन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं होगी। ये तो नहीं कहोगे कल को कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाया था, मैंने तो सोचा तुम लोग मुझे कल को प्रॉफिट भी ज़्यादा दोगे, और वो तुम्हें दे रहे हैं इक्वल प्रॉफिट। तो वो चीज़ तो पहले ही मेंशन है ना कि आपको प्रॉफिट कितना रेशियो में मिलने वाला है, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और लास्ट में उन्होंने बता दिया कि जो डिस्प्यूट्स होंगे, अगर कल को झगड़े भी हो जाते हैं तो वो कैसे सेटल करना है, वो भी हम इसमें क्या है, इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब आते हैं प्रैक्टिकल। अच्छा एक जो फर्स्ट ही है, पता नहीं आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेना, ये क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखी, वो हम साथ साथ लिखेंगे और आप भी अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखना। तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब इसके अंदर मैं आपको सिखाऊँ, तो जब हमारी फर्म में पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, नहीं समझा भाई, अगर हमारी फर्म में पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनी तो मुझे एक बात बताओ, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा एक्ट है, कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट, हाँ मुझे पता था, अब तूने पार्टनरशिप सही लिख दिया, अब तो इस पर ही करेगा 1932, ठीक है जी। जो हमारा एक्ट है कौन सा, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके रूल्स होंगे अप्लाई। तो अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपने पॉइंट्स बताता है कि अगर हमारी डीड नहीं है तो हम उस अकाउंट्स को कैसे डील करेंगे। तो बहुत इजीली देखो इसको, सबसे पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ये इक्वल होगी, चाहे आपने कैपिटल ज़्यादा लगाया है चाहे आपने कम लगाया है, आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। जो भी प्रॉफिट आएगा फर्म में वो हम कैसे डिवाइड कर देंगे, इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई सैलरी नहीं मिलेगी चाहे आप ज़्यादा काम कर रहे हो। अच्छा इसमें क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में, कि कोई ABC पार्टनर थे, B कहता है कि मैंने ज़्यादा टाइम दिया फर्म को तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे उसको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे उसने ज़्यादा टाइम दिया चाहे नहीं दिया, क्योंकि डीड में नहीं है।
डीड ही नहीं है, डीड ही नहीं है तो 1932 अप्लाई होगा। 1932 क्या कहता है कि कोई भी सैलरी नहीं देनी, बात ख़त्म। ठीक है, अच्छा ये फिर करवाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ एडमिशन पे। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब मैंने पीछे भी करवाया है कि जब तक सारे पार्टनर एग्री होंगे विद द कंसल्टेशन ऑफ और पार्टनर, सबका एग्री होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप क्या है किसी को भी न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते इन योर पार्टनरशिप, जब तक कि एक भी मना कर रहा है, एक भी जो है उसको डिसअलाउ कर सकता है। अब आओ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैंने वैसे आपको बताया था कि अगर पार्टनर, देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, हाँ तुम लिखी हो मत भाई, फर्म को लोन दे रहा है, इसने तो मेरी हैंडराइटिंग का भी ना सत्यानाश कर दिया। चलो जी, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, देखो ठीक है। अगर पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, तो लिख दे भाई, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। फर्म के लिए क्या है, ये लाइबिलिटी है। हमें जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये बात समझ आई। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, 6% पर एनम के हिसाब से। ये तो हमने पीछे भी किया था, इसमें क्या न्यू था, अब बताती हूँ क्या न्यू है। अगर फर्म ने, हम लिख दियो प्लीज़, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो मुझे एक बात बताओ राम, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म के लिए वो क्या है, एसेट है। एसेट है तो इंटरेस्ट रिसीव होगा, राइट। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम बहुत अच्छी फर्म है, हम कोई भी इंटरेस्ट रिसीव नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, इंटरेस्ट पे करना है 6% पर एनम के हिसाब से, लेकिन रिसीव नहीं करना। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट हम रिसीव नहीं करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, इस बेसिक को क्लियर कर लो, आगे हम इसका प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करने वाले हैं, साथ साथ करते रहना तो बहुत ईजीली हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.